बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहां। एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनेरा। So today the topic of our discussion is structure and size of bacteria। आज जो चैप्टर नंबर 6 से हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। आज के बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया का जो सेल है उसके अंदर मौजूद डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज, उन सेल ऑर्गेनेलीज की डिफरेंट कंपोजिशन और उनके फंक्शंस आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि बैक्टीरिया का साइज कैसा होता है, बैक्टीरिया के सेल का क्या साइज होता है। हम डिफरेंट बैक्टीरिया की एग्जाम्पल लेके उनके साइज डिस्कस करेंगे। फिर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का क्या साइज होता है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया का क्या साइज होता है, इन तमाम बैक्टीरिया की एग्जांपल लेके हम उनके साइज भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा कि आज के टॉपिक में हमने डिस्कस क्या करना है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और वहां से फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले आप बैक्टीरिया समझें। बैक्टीरिया होता है सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल रखता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उनके सेल के अंदर प्रॉपर या ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होते और उन सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। सो आज हम उसी प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल डिस्कस करेंगे कि जो बैक्टीरिया का सेल है, जो बैक्टीरियल सेल कहलाएगा, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है या उसका जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो क्या क्या हैं। क्लियर है? तो बेसिकली आज हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। अब एक बात और यहाँ समझें, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं जो कि तमाम बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। मतलब कंपलसरी है कि उन स्ट्रक्चर ने तकरीबन तमाम बैक्टीरिया में मौजूद होना ही होना होता है। के अलावा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी में मौजूद होते हैं और किसी बैक्टीरिया में मौजूद नहीं भी होते। अब वो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर जो कि तमाम में मौजूद होते हैं वो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन, अदर वन इज साइटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड क्रोमैटिन बॉडीज। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि तमाम किस्म के बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। चलें स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर वहां से मैं आपको इन तमाम पॉइंट्स की डिटेल भी बताऊंगी। अब आप ये देखें, यहाँ आपको सेल वॉल नजर आ रही होगी। सेल वॉल के अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब अगर हम बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है। मूवमेंट में कैसे हेल्प कर रहा होता है, मतलब कि जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर और बाहर जो चीज़ों की मूवमेंट है उसको सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। क्लियर है? और मैं रिपीट कर देती हूँ कि सेल मेम्ब्रेन ऐसा स्ट्रक्चर है जो तमाम बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में या बैक्टीरियल सेल में मौजूद होता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है साइटोप्लाज्म। अब हमने डिस्कस करना है साइटोप्लाज्म। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो आपको पता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो सेल का फ्लूइडी पार्ट होता है या जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है। क्लियर? अब अगर हम साइटोप्लाज्म के फंक्शन की बात करें कि ये क्या फंक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, तो ये मीडियम प्रोवाइड करता है। आप कह सकते हैं कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। डिफरेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन को सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा होता है साइटोप्लाज्म। क्लियर है? उसके साथ साथ आपको पता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो एरिया भी प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि डिफरेंट जो सेल के अंदर जो मौजूद सेल ऑर्गेनेलीज है उनको स्पेस भी प्रोवाइड कर रहा होता है। और वो जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सेल की ऑर्गेनेलीज हैं वो उस साइटोप्लाज्म में फ्लोट भी कर रहे होते हैं। क्लियर है? आपको साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर और उनके जो फंक्शन है वो क्लियर हो गया होगा। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ और वो है राइबोसोम। देखिए मैं आपको बता भी देती हूँ, हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो राइबोसोम है। अगेन ये वो स्ट्रक्चर है जो तमाम बैक्टीरियल सेल में मौजूद होता है। चलें जी, राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको जो राउंडेड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर या आप कह सकते हैं ये डॉटेड स्ट्रक्चर, ये जो आपको डॉटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये राइबोसोम है। अब राइबोसोम की बात करें तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होते हैं। अब क्योंकि हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चरल एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं या बैक्टीरियल सेल की एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें भी राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। ठीक है? अब ये दानेदार स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं। अब मैं अगर आपको बात बताऊं तो यूकैरियोटिक सेल में भी जो राइबोसोम्स हैं वो दो सब यूनिट से मिलकर बना होते हैं। ऐसे था ना? इसी तरह अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें या प्रोकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम हैं
वो भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। अब अगर हम प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल राइबोसोम की बात करें तो वो एक 30S का होता है और दूसरा जो है वो 50S का बना होता है। क्लियर है? अब कंपोजिशन समझ आ गई, मैंने आपको स्ट्रक्चर और शेप भी बता दी। अब अगर हम राइबोसोम के फंक्शन की बात करें तो बेटा जैसे ये यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा होता है, सेम ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी इनका सेम फंक्शन है, ये यहाँ भी प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे होते हैं। चलो जी, अब नेक्स्ट एक कॉमन स्ट्रक्चर रह गया डिस्कस करने वाला और वो है क्रोमैटिन बॉडीज, या फिर आप कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस स्ट्रक्चर के इस जो बैक्टीरियल सेल है उसको जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। आप देख सकते हैं डीएनए के साथ एक वर्ड लिखा हुआ है न्यूक्लियोइड। अब आप समझिए कि न्यूक्लियोइड क्या होता है। अब आपको पता है कि क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरियोटिक सेल से इनका स्ट्रक्चर बना होता है। अब अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होते या मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज्म मौजूद नहीं होते। लेकिन अगर आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्योंकि न्यूक्लियस मौजूद नहीं होते, आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी रीजन जहाँ की जिस रीजन में जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है उस प्रोकैरियोटिक सेल का, उस रीजन को जहाँ के डीएनए या क्रोमैटिन मटेरियल मौजूद होता है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। उस रीजन को जहाँ प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्लियर है? अब अगर हम न्यूक्लियोइड की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि वो जेनेटिक मटेरियल वाली रीजन है जो कि मौजूद होती है। अब यहाँ एक बात समझें कि ये कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए। वापस आते हैं उस स्लाइड की तरफ कि जी सेल मेम्ब्रेन हमने उसकी डिटेल फंक्शन सब कुछ डिस्कस कर लिया। उसके बाद साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और क्रोमैटिन बॉडी, ये तमाम स्ट्रक्चर मैंने कहा था ऐसे हैं जो कि तमाम बैक्टीरियल सेल में मौजूद होते हैं। उनकी डिटेल भी देख ली, स्ट्रक्चर भी देख लिया मैंने आपके साथ, उनका फंक्शन भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं वो ये कि कहते हैं कि द मेजोरिटी हैव अ सेल वॉल विच गिव्स शेप टू द बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया सेल। कहते हैं कि अब सेल वॉल की बात करते हैं जो कि हमने नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करना है बैक्टीरियल सेल का, वो है सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शन की बात करें तो कहते हैं कि वो सेल को शेप प्रोवाइड कर रहा होता है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन था, मैं रिपीट कर रही हूँ, कि वो मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है, ये मूवमेंट कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह सेल वॉल जो बिल्कुल आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है बैक्टीरियल सेल की, वो उसको शेप प्रोवाइड कर रही होती है। अब डिफरेंट शेप्स भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कुछ राउंड शेप होते हैं कोकाई, ठीक है, कुछ स्पाइरल शेप होती हैं, कुछ बैसिलस रोड शेप होते हैं। उनको जो स्पेसिफिक शेप होती है ना वो सेल वॉल उनको शेप दे रहा होता है उन बैक्टीरिया को। क्लियर है? अब हमने कहा कि जी मेजोरिटी है वो सेल वॉल, मतलब कि काफी सारी जो मेजोरिटी है बैक्टीरियल सेल की या बैक्टीरिया की वो तो सेल वॉल रखते हैं। इसका मतलब मेजोरिटी के लफ्ज ये बता रहा है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। अब वो बैक्टीरिया कौन सा है, वो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया मैं आपको बताती हूँ, उसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती और ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी माने जाते हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इसलिए भी होता है क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल भी मौजूद नहीं होती, तो काफी जो है वो आप कह सकते हैं उनका मजीद स्ट्रक्चर जो है वो नैरो हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर जो है वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हम माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी बोलते हैं और उनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। क्लियर है? मतलब कि अब हम उस तरफ मूव कर रहे हैं, उन स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि कुछ में मौजूद होगा और कुछ में एब्सेंट भी हो सकता है। क्लियर है? अब वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। अब हमने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने हैं जो तमाम बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होते। क्लियर? कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते। जैसा कि वो स्ट्रक्चर है कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजिला, पिलाई, फेम्ब्रिया एंड ग्रेन्यूल्स। अब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि मैंने आपको बता दिया कि जरूरी नहीं कि इन स्ट्रक्चर्स की तरह तमाम बैक्टीरियल सेल में मौजूद हों, लेकिन ये किसी में मौजूद होते हैं किसी में मौजूद नहीं होते। अब इन तमाम पॉइंट्स की डिटेल, स्ट्रक्चर और इनकी कंपोजिशन और फंक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखें कैप्सूल और स्लाइम, ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं। तकरीबन मिलते जुलते का मतलब होगा कि इनकी कंपोजिशन डिफरेंट है, इनकी अटैचमेंट के लिहाज से ये थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन फंक्शन इनके सिमिलर है। अब इनके मैं स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देती हूँ, उसके लिए आप आ जाएं डायग्राम की तरफ और वहाँ हमने जो स्ट्रक्चर डिस्कस करना है वो कि कैप्सूल। सबसे पहले आप देखें इस डायग्राम में जो आपको लाइट ब्लू पोर्शन नजर आ रहा है जो बिल्कुल सेल वॉल से भी आउटर बाउंड्री है, उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। अब कुछ हमने कहा जरूरी नहीं कि हर बैक्टीरिया के बाहर ये कैप्सूल मौजूद हो, हमने कहा कुछ बैक्टीरिया के बाहर ये मौजूद होता है। अगर तो ये मौजूद होता है तो उनका फंक्शन क्या होगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा जी कैप्सूल मौजूद होते हैं। अब सलाइन में मैंने वर्ड यूज किया, तो कैप्सूल है ये ऐसी कवरिंग है, आप कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल के बाहर जो कि टाइटली अटैच होती है सेल वॉल से। मतलब कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो कि अगर सेल वॉल से टाइटली अटैच हो उसको हम कैप्सूल बोलते हैं।
लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर लूजली अटैच हो सेल वॉल से तो उस स्ट्रक्चर को हम स्लाइम बोलते हैं। क्लियर? स्लाइम ऐसा स्ट्रक्चर जो कि लूजली अटैच होता है सेल वॉल से, जो कि बैक्टीरिया शेड भी कर देते हैं, बैक्टीरिया लूज भी कर देते हैं उन स्ट्रक्चर को, लेकिन जो कैप्सूल है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो टाइटली अटैच होता है सेल वॉल के साथ। क्लियर है? इनकी अटैचमेंट समझ आएगी। उसके साथ साथ हम इनकी डिटेल में एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो ये कि हमने अब इनका फंक्शन डिस्कस करना है। चलिए, फंक्शन से पहले मैं आपको अगर इनकी कंपोजिशन की बात करें ना कि कैप्सूल किस स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, तो कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइड। जो कैप्सूल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ये पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। क्लियर है? अब मैं अगर आपको कैप्सूल और स्लाइम, जो मैंने कहा था मिलते जुलते हैं, क्यों? क्योंकि इनके फंक्शन ही मिल रहा है। उनके फंक्शन की बात करूं तो बेटा इनके दो फंक्शन होते हैं। एक तो ये प्रिवेंट करता है डेसिकेशन से, दूसरा ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। अब डेसिकेशन का क्या मतलब होता है? डेसिकेशन कहते हैं कि खुश्क होने से या ड्राई होने से, मतलब कि जो बैक्टीरिया के अंदर वाटर मौजूद होता है ना, ये कैप्सूल प्रिवेंट करता है कि वो जो बैक्टीरियल सेल के अंदर वाटर है वो एक्सक्रीट आउट ना हो जाए या एलिमिनेट ना हो जाए। ये उस वाटर को प्रिवेंट करने के लिए उसको कवरिंग प्रोवाइड करता है उस बैक्टीरिया को। क्लियर है? अब उसको प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। मैंने एक वर्ड बोला था डेसिकेशन, मतलब उसको डेसिकेशन से प्रिवेंट कर रहा होता है वो कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर। क्लियर है? उसके बाद हमने कहा कि अटैचमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि अगर इस बैक्टीरिया ने किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बैठना है या किसी के साथ अटैचमेंट शो करनी है, तो ये जो कैप्सूल का स्ट्रक्चर है ये उसको उस जगह अटैचमेंट शो करने के लिए भी हेल्प आउट करता है। क्लियर है? ये पॉइंट आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे आई होप, बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट जो बेटा हमने पॉइंट डिस्कस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है फ्लैजिला। क्या पॉइंट है? फ्लैजिला। क्लियर? अब इस पॉइंट को समझने के लिए अगेन दोबारा डायग्राम की तरफ आते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि फ्लैजिला है। ये स्ट्रक्चर फ्लैजिला है जो कि बेसल बॉडी से ओरिजिनेट कर रहा है। बेसल बॉडी कहते हैं बेस ऑफ द बैक्टीरिया, यहाँ से ये स्ट्रक्चर ओरिजिनेट कर रहा होता है। अब उस बेसल बॉडी से जहाँ से ओरिजिनेट कर रहा होता है वहाँ रोटेटरी मोटर्स लगी होती है। अब इनका क्या फंक्शन है ये जब हम नेक्स्ट डिटेल से स्ट्रक्चर देखेंगे तब मैं रोटेटरी मोटर्स का फंक्शन भी बताऊंगी। फिलहाल हम फ्लैजिला डिस्कस कर रहे हैं। फ्लैजिला की अगर मैं आपको कंपोजिशन की बात करूं तो जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिलन प्रोटीन से बना होता है। किससे मिलकर बना? इनकी कंपोजिशन की बात करूं तो ये फ्लैजिलन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब अगर मैं आपको इनकी कंपोजिशन के साथ साथ इनकी फंक्शन की बात करें तो बेटा ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब होता है कि ये लोकोमोशन में हेल्प कर रहे होते हैं। क्लियर? तो जो फ्लैजिला है वो लोकोमोटरी ऑर्गन है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया की। क्लियर है? आपको फ्लैजिला के स्ट्रक्चर भी समझ आ गया। अगेन ये कॉमन स्ट्रक्चर नहीं कि कंपलसरी है कि तमाम बैक्टीरियल सेल में मौजूद हो, किसी में ये मौजूद होता है, और जिसमें ये मौजूद होता है उसका मैंने आपको बता दिया कहाँ मौजूद होता है, बेसल बॉडी में मौजूद होता है। कंपोजिशन बता दी कि ये फ्लैजिलन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और इनका फंक्शन भी बता दिया कि ये लोकोमोशन में हेल्प कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है बैक्टीरिया का। क्लियर है? चलिए वापस आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है पिलाई और फिम्ब्रिया। अब पुलाई और फिम्ब्रिया ये दोनों मिलते जुलते स्ट्रक्चर है। अगेन जैसे कैप्सूल और स्लाइम है ना, ये भी मिलते जुलते हैं। अब मिलते जुलते का मतलब इनका कुछ कंपोजिशन डिफरेंट होगी और इनके फंक्शन जो है वो सेम होंगे। चलिए आ जाते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर सबसे पहले आप नजर में देख लें। अब देखोगे यहाँ कैप्सूल का स्ट्रक्चर है, स्लाइम का नहीं, क्योंकि मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। इसी तरह पिलाई का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ मौजूद है, और जो स्ट्रक्चर है ना दूसरा फिम्ब्रिया, वो स्ट्रक्चर मौजूद नहीं क्योंकि स्ट्रक्चर मिलते जुलते हैं। क्लियर है? अब अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करें तो जो पिलाई है वो पिलिन प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? इनकी कंपोजिशन की बात करें, जो आपको ग्रीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के ऊपर, वो पिलाई है और वो पिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब अगर हम फिम्ब्रिया की बात करें तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लॉन्ग फिलामेंटस पॉलीमेरिक प्रोटीन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। फिर अब मतलब इनकी कंपोजिशन डिफरेंट है। ये पिलिस जो है वो पिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और जो डिफरेंट दूसरा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है कंपोजिशन के लिहाज से, क्योंकि वो फिम्ब्रिया है और वो लॉन्ग फिलामेंटस पॉलीमेरिक प्रोटीन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। अब अगर मैं आपको इनके फंक्शन की बात करूं तो इनका फंक्शन ये है, एक तो ये बाइंडिंग शो कर रहा होता है, मतलब अगेन अगर इन्होंने किसी के साथ अटैचमेंट शो करनी होती है तो ये उनको बाइंडिंग या अटैचमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं, जैसे कैप्सूल का स्ट्रक्चर करता है। उसके साथ साथ ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। कॉन्जुगेशन प्रोसेस क्या होता है अब वो समझें। कॉन्जुगेशन प्रोसेस है तो ऐसा होता है कि ये एक पिलाई, अगर आपको नजर आ रहा है ना, ये एक पिलाई दूसरे बैक्टीरिया के पिलाई के साथ अटैचमेंट शो करेगा। ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में डिसॉल्व होंगे और ये कॉन्जुगेटेड
ट्यूब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएंगे। वो कॉन्जुगेशन ट्यूब वहां से फिर कॉन्जुगेशन होगी और एक बैक्टीरिया से जो जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए है वो उस कॉन्जुगेशन ट्यूब से होते हुए कॉन्जुगेशन से के प्रोसेस से वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा। क्लियर है? आपको पिलाई का स्ट्रक्चर समझ आ गया। इसके जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट इसका सेपरेट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम वापस आते हैं उस पॉइंट की तरफ और वहां हमने फिर इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। अब हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है वो ये कि ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं। अब अगर हम ग्रैन्यूल्स की बात करें तो ग्रैन्यूल जो हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अगेन साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो इन्होंने स्टोरेज हाउस के तौर पे एक्ट करना होता है। स्टोरेज हाउस का मतलब इन्होंने मतलब कि स्टोर करेंगे कुछ चीज़ों को। किन चीज़ों को स्टोर करेंगे? ये स्टोर करते हैं मॉलिक्यूल्स को। किन मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं? ये एनर्जी, नंबर 2 न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट। जितने भी बैक्टीरियल सेल के वेस्ट प्रोडक्ट है, एनर्जी है या न्यूट्रिएंट्स हैं, ये उस ग्रैन्यूल्स में स्टोर हो जाएगा और फिर वो वक्त के साथ साथ जब उन्होंने यूटिलाइज करना होता है वो उस ग्रैन्यूल से एनर्जी या फिर आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं। अब अगर हम ग्रैन्यूल्स की एग्जांपल ले लें कि जी कौन सा ग्रैन्यूल बैक्टीरियल सेल में मौजूद होता है, तो वो होता है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। अब ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल जो है वो मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी बता दी। जो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल है ना वो पॉलीमर होता है एक्चुअली ग्लूकोज का। आई होप आपको ये तमाम स्ट्रक्चर्स भी बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मूव ऑन करते हैं एक स्ट्रक्चर डायग्राम की तरफ और आपको वहां से भी मैं जो है वो एक बार दिखा दूं ताकि आपको उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप मैंने बहुत अच्छे से ये स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर किया और डिलीवर करना भी मैंने आसानी से इसको डिलीवर किया आपसे ताकि आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ जाए। हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया बेटा, स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। अब हम इनके साइज डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया के क्या साइज है, बैक्टीरिया का साइज कहाँ से कहाँ रेंज करता है और फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेके उनके फिर जो है वो साइजेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इस पहले पॉइंट को देखेंगे कि बैक्टीरिया की बात करें तो जो बैक्टीरिया है वो रेंज करता है साइज में। मतलब ये नहीं कि बैक्टीरिया का साइज सेम होता है, नहीं, बैक्टीरिया का जो साइज है वो रेंज करता है, मतलब वो वेरी करता है। बैक्टीरिया साइज टू साइज एक दूसरे से वेरी करते हैं। और ये अगर इनकी साइज की बात करें तो कहते हैं कि 0.1 टू अबाउट 600 माइक्रोमीटर इनका जो है वो डायामीटर होता है। सिंगल जो है वो इनका डायामीटर होता है। इनकी मैंने आपको डायामीटर की बात करी। अब नेक्स्ट हमने बात करनी जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया उसका साइज क्या है। जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उसको हमने कहा कि जो माइकोप्लाज्मा है उसके ग्रुप को हमने कहा था कि वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। अब अगर उनकी हम साइज की बात करें तो वो 100 टू 200 नैनोमीटर उनका जो है वो साइज है। तो ये बहुत स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं। अब वो कहते हैं कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ द लार्जेस्ट वायरसेस जिसको पॉक्स वायरस कहते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट समझे वो ये कि जो सबसे लार्जेस्ट साइज का जो वायरस है ना, मैंने आपको पहले बताया था जो पॉक्स वायरस है वो सबसे बड़ा वायरस है। पोलियो वायरस जो था वो वायरसेस में से सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है। क्लियर है? कहते हैं कि जो लार्जेस्ट वायरस है ना जिसको हम पॉक्स वायरस बोलते हैं उस साइज के बराबर होता है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज। आप अंदाजा लगा लें, यही वजह है कि जो बैक्टीरिया है उनका साइज वायरसेस से थोड़ा बड़ा होता है। वायरसेस का स्ट्रक्चर जो है वो सबसे छोटा स्ट्रक्चर माना जाता है। ये जो वायरसेस है वो सबसे छोटे जो है वो स्ट्रक्चर रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का जो छोटा से छोटा जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो सबसे बड़े वायरसेस के बराबर है। समझ आ गई? अब आप जो है वो स्ट्रक्चर कंपेयर भी कर सकते हैं बैक्टीरिया का और वायरसेस का। नेक्स्ट हमने अब एग्जांपल के साथ इनके साइजेस डिस्कस करने हैं। अगेन ये सारी स्लाइड जो है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है जी एस्चेरिचिया कोलाई जिसको ई कोलाई भी कहते हैं। अब ये एक बैसिलस है। बैसिलस का मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो रोड शेप स्ट्रक्चर है। मतलब जब मैं आपको साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगी शेप तो मैं आपको इनकी शेप्स भी बताऊंगी। तो ई कोलाई है जिसको एस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं वो बैसिलस है क्योंकि इनका जो शेप है वो रोड शेप है इसलिए हम इनको बैसिलस बोलते हैं। अब अगर इनके साइज की बात करें तो बेटा वो कहते हैं कि 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर ये विड्थ के लिहाज से होते हैं और 2.0 से 6.0 माइक्रोमीटर ये लेंथ के हिसाब से होते हैं। इनकी जो ई कोलाई है इसकी जो लेंथ है वो 2.0 से 6.0 होती है और इनका जो विड्थ है जो इनका डायमीटर है वो 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमने जो एग्जांपल डिस्कस करनी है या आप कह सकते हैं जो बैक्टीरिया डिस्कस करना है वो है स्पायरोचीट्स। स्पायरोचीट्स की बात करें तो वो 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है वो है स्फेलोकोकाई। अब स्फेलोकोकाई और स्ट्रिप्टोकोकाई ये दोनों बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके साइज तकरीबन सेम है और वो क्या है, वो उनका डायमीटर क्या है, वो है 0.75 से लेके 1.25 माइक्रोमीटर जो है वो इनके डायमीटर में ये डायमीटर इनका होता है। आई होप आपको साइज ऑफ बैक्टीरिया भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि बैक्टीरिया के साइज का। मैं 1 मिनट में आपको क्विकली इसका ओवरव्यू भी दे देती हूँ। ये
कि बैक्टीरिया का जो साइज है वो रेंज करता है किस लिमिट के दरमियान रेंज करता है। हमने कहा जी 0.1 से लेके 600 माइक्रोमीटर इनका जो साइज है वो रेंज करता है, इस लिमिट के दरमियान इनका साइज होता है। फिर हमने कहा कि जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो एक्चुअली लार्जेस्ट वायरस के साइज के बराबर होता है। और वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, और वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, उसका साइज भी देख लिया हमने, 100 से 200 जो है वो नैनोमीटर होता है। फिर हमने डिफरेंट जो है वो बैक्टीरिया की एग्जांपल लेके उनके साइजेस डिस्कस किए जो कि एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं। और यहाँ हमारा खत्म हुआ आज का टॉपिक जिसमें हमने स्ट्रक्चर और साइज डिस्कस किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to my YouTube channel for more related video. Okay then, stay connected and Allah Hafiz.